जंगल के एक छोटे से सरकारी स्कूल में एक कठोर मास्टर जी पढ़ाते थे जिनका नाम था मास्टर कालू कौआ। उनका दिल बहुत सख्त था और वो हमेशा गरीब बच्चों को तंग करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते थे। मास्टर कालू कौए के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो हमेशा सर्दियों में काले रंग के भारी भरकम कपड़े पहनते थे जिससे उनका रूप और भी डरावना लगता था। वहीं स्कूल में कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे जिनमें टुनटुनी चिड़िया, लूसी कबूतरी और कुछ और बच्चे शामिल थे। ये सभी बच्चे गरीब थे लेकिन उन्हें पढ़ाई के प्रति गुस्सा और मेहनत थी। टुनटुनी चिड़िया का घर बहुत गरीब था। उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी ताकि वो अपनी बेटी को स्कूल भेज सके। हालांकि टुनटुनी के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, फिर भी उसकी आंखों में सपने थे। टुनटुनी चिड़िया के अलावा पिंकू भी एक गरीब कबूतर था। उसकी हालत बहुत ही खराब थे लेकिन उसकी मेहनत में कोई कभी कमी नहीं थी। हर दिन वो स्कूल समय पर आता था लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें थी। उन बच्चों को मास्टर कालू कौए के साथ कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता था क्योंकि वो हमेशा गरीब बच्चों को नीचा दिखाते थे। स्कूल में सर्दी के मौसम के कारण हर जगह बर्फ और ठंडी हवाएं चल रही थी। मास्टर कालू कौए अपने भारी कपड़े पहनकर क्लास में पहुँचे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गुस्से की छाप थी। टुनटुनी, तुम फिर क्यों देर से आई हो? मास्टर कालू कौए ने गुस्से से टुनटुनी को घूरते हुए पूछा। मास्टर जी, मैं जल्दी उठकर आई थी लेकिन रास्ते में बहुत बर्फ थी, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। ये कोई बहाना नहीं है। गरीब हो तुम तो इसी तरह का काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। अच्छे से अच्छा दिखना और अच्छा पढ़ने का सपना तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं है। मास्टर कालू कौवे ने टुनटुनी को ताना मारा। टुनटुनी का दिल दुखी था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। तभी हरिया तोता खड़े हो गया। मास्टर जी, आप हमेशा गरीब बच्चों को ही तंग क्यों करते हो? तुम जैसे गरीब बच्चों से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? तुम लोग बस बकबक करते हो और कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तुम सबको कभी भी अच्छे स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं मिलेगी। मास्टर जी, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारी मेहनत से हम किसी से कम नहीं है। मास्टर कालू कौवे ने हंसी उड़ाते हुए कहा। हाँ, मेहनत की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास अच्छे कपड़े, अच्छे किताबें नहीं हैं, तो मेहनत कहाँ से करोगे? टुनटुनी और बच्चे एक दूसरे को देखकर चुप हो गए क्योंकि वो जानते थे कि मास्टर कालू कौवे से बात करना बेकार है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया बच्चों की तरह गरीब थी लेकिन उसमें खास बात थी, उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास। टुनटुनी चिड़िया को मास्टर कालू कौवा हमेशा तंग करते रहते थे। वो उसे हमेशा ये कहते रहते थे, तुम जैसे गरीब बच्चों से कभी अच्छा काम नहीं हो सकता। तुम सब बस गरीब होने का बहाना बनाते हो। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने कभी भी इन शब्दों को दिल से नहीं लिया। वो जानती थी कि उसकी गरीबी उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी मेहनत उसकी असली ताकत है। एक दिन सर्दी में मास्टर कालू कौवे ने सभी बच्चों से एक बात पूछी। तुम सब मुझे बताओ, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। मास्टर जी, अगर हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी मेहनत हमें सफलता दिलाएगी। मास्टर कालू कौवे ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा। यह तो देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम गरीब हो तो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे जैसे बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है? हमारे पास अच्छा दिल और मेहनत है मास्टर जी। हम अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे और किसी भी कठिनाई से डरेंगे नहीं। मास्टर कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया की बातों पर गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा, क्या इन बच्चों के दिल में सचमुच इतना आत्मविश्वास है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और क्लास की ओर बढ़ गया। एक दिन स्कूल में एक बड़ा बदलाव हुआ। जंगल के सबसे बड़े नेता शेर राजा स्कूल की चेकिंग के लिए आए थे। मास्टर कालू कौवे ने उन्हें देख लिया और वो उनके सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। उसने सभी बच्चों को बुलाया, उनसे कहा, बच्चों, आज हमारे स्कूल में चेकिंग हो रही है और तुम सबको अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
मास्टर कालू कौवे ने टुनटुनी, लूसी और पिंकी को विशेष रूप से बुलाया और उन्हें सख्त निर्देश दिए कि वो अच्छा काम करे, क्योंकि चेकिंग के दौरान कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब चेकिंग शुरू हुई तो मास्टर कालू कौवे ने पूरी क्लास को मजबूर किया कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और हर सवाल का सही जवाब दे। टुनटुनी, लूसी और पिंकू ने मिलकर पूरी मेहनत की। टुनटुनी ने बहुत अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया। जंगल के राजा ने बच्चों के जवाबों को सराहा और कहा, वाह, इन बच्चों ने सचमुच अच्छा काम किया है। इनकी मेहनत और आत्मविश्वास ही उनकी असली ताकत है। मास्टर कालू कौवा ये सुनकर चुप हो गए। वो सोचने लगे, क्या सच में इन गरीब बच्चों में कुछ खास है? उस दिन के बाद से मास्टर कालू कौवे ने अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लिया। उसने समझा कि गरीब होना किसी की क्षमता का माप नहीं होता, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास से ही कोई बड़ा इंसान बनता है। फिर मास्टर कालू कौवे सभी बच्चों को एक नजर से देखते हैं और सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीब या अमीर होना कोई मायने नहीं रखता। मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में काम करने से कोई भी व्यक्ति अपने सपने को पूरा कर सकता है। मास्टर कालू कौवे की कहानी से हमें ये भी समझ में आता है कि हमें किसी को भी उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और क्षमता से आंकना चाहिए। रामपुर गांव में कालू और टुन्नू नाम के दो भाई रहा करते थे। जहां कालू बहुत ही ज्यादा चतुर और लालची किस्म का पक्षी था, वहीं टुन्नू एक सीधा साधा साफ दिल का पक्षी था। और इसी बात का फायदा उठाकर कालू हमेशा टुन्नू को नीचा दिखाया करता और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और वहीं कालू की पत्नी सुंदरी भी हमेशा टुन्नू और उसकी पत्नी टुनटुनी को ताने मारा करती और उन्हें अपने घर से बाहर निकालने के लिए नई नई तरकीब सोचा करती और हमेशा अपने पति कालू को टुन्नू के खिलाफ भड़काया करती थी। देखिए जी, आप जल्दी कुछ करिए, क्योंकि मुझसे अब और आपके भाई का बोझ नहीं उठाया जाता। वैसे भी देवर जी कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, बस बैठे बैठे फ्री की रोटियां तोड़ रहे हैं। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं भी बस एक मौके की तलाश में हूँ। जैसे ही मुझे वह मौका मिला तो मैं भी उस भोंदूराम को लात मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा और अपनी सारी जमीन जायदाद से इसे बेदखल कर दूंगा। ऐसे ही कालू, सुंदरी, टुनटुनी और टुन्नू को घर से बाहर निकालने की तरकीब सोच रहे होते हैं। तभी उस बीच उस गांव का मुखिया हरिया तोता गांव में घोषणा करवाता है, जो इस साल भुट्टे की सबसे अच्छी खेती करेगा, उस किसान को मुखिया हरिया तोता की तरफ से सोने के आभूषण दिए जाएंगे। और कालू जैसे ये घोषणा सुनता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो तुरंत अपने घर जाकर अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है इस बार भुट्टे की जो भी सबसे अच्छी खेती करेगा उसे मुखिया की तरफ से सोने के आभूषण दिए जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि अगर हमने इस साल भुट्टे की सबसे अच्छी खेती कर ली तो वो सारे आभूषण हमारे हो जाएंगे और फिर मैं भी इस गांव के सबसे अमीर पक्षियों में से एक कहलाऊंगा। अरे लेकिन अगर आपका वो निकम्मा भाई टुन्नू और उसकी पत्नी टुनटुनी हमारे साथ रहे तो हमें अपना आधा धन उसे भी बांटना होगा, इसलिए जल्दी कुछ सोचिए। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे उस टुन्नू को खेती करनी कहाँ आती है। अगर हम उसे नदी के पार वाली बंजर जमीन पकड़ा दे तो वो उस जमीन पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और सारा माल हमारा हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। वैसे ही बहुत दिन झेल लिया हमने तुम्हारे भाई और भाभी को, अब उसका इस घर से बोरिया बिस्तरा बांधो, निकालो उसे उसकी पत्नी के साथ इस घर से। इतना कहकर कालू और सुंदरी अगले दिन ही टुन्नू और टुनटुनी को जमीन का वो बंजर हिस्सा देकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और बेचारा टुन्नू, जिसके मन में तो कोई लालच ही नहीं था, इसलिए वो अपने बड़े भाई से कुछ नहीं बोलता। बुरा मत मानना मेरे भाई, तुम्हें तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और ऐसे में हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते और वैसे भी एक न एक दिन हमें अलग होना ही था ना, इसलिए तेरा हिस्सा तुझे मैंने दे दिया। अब तुझे जो भी करना है वो कर सकता है।
और इस तरह कालू अपनी चालाकी से टुन्नू को बंजर जमीन देकर अपने पास उपजाऊ जमीन रखकर उस पर खेती करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में उसके खेतों में बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े भुट्टे उग जाते हैं, जिसे देखकर कालू और भी ज्यादा घमंड में चूर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ अपनी बंजर जमीन पे एक भुट्टा तक नहीं उगा पाता। वो अपने छोटे से बनाए हुए घोंसले में जाकर सो जाता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। और जैसे ही प्रतियोगिता का दिन नजदीक आता है, वैसे ही एक दिन जब टुनटुनी और टुन्नू अपने खेत के सामने उदास बैठे होते हैं, तभी उसी समय उसके पास एक घायल गाय भागती हुई आती है और वो लगातार टुनटुनी को कुछ बताने की कोशिश करती है। अरे ये गाय कहाँ से आई और इसे तो चोट लगी है, लेकिन ये बार बार मेरे पैर को क्यों हिला रही है? कहीं ये मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहती? इतना बोलकर टुनटुनी उस गाय के पीछे जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी जैसी कुछ और गाय कांटे वाली जाली में फंसी हुई है और ये देखकर टुनटुनी फटाफट से उन्हें जाली से बाहर निकालती है और उनके जख्मों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाती है। उसी समय उससे गाय कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भली चिड़िया, तुमने हमारी मदद करके हम सबकी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे और हमारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें ये जादुई भुट्टा देना चाहती हूँ। तुम इसे ले जाकर जैसे ही अपने बंजर जमीन में बोगी, वैसे ही वहाँ पर ढेर सारे भुट्टे अपने आप ही उग जाएंगे। क्या जादुई भुट्टा? भला कोई ऐसी भी चीज होती है? इतना बोलकर टुनटुनी जैसे उस भुट्टे को ले जाकर अपनी बंजर जमीन में बोती है, वैसे ही उसका बंजर खेत पीले पीले बड़े बड़े भुट्टों से भर जाता है। ये देखकर टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे ये तो एक चमत्कार जैसा है, मेरा पूरा बंजर खेत बड़े बड़े भुट्टों से भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी गाय। इतना कहकर अगले दिन जैसे ही टुनटुनी और टुन्नू भी सभी किसानों के साथ अपने भुट्टों को लेकर मुखिया हरिया तोता के घर जाते हैं, वैसे ही मुखिया टुनटुनी और टुन्नू के भुट्टों को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम्हारा भुट्टा बहुत ही सुंदर और पीले पीले दानेदार दिख रहा है। मैंने इतने सुंदर भुट्टा आज तक नहीं देखे। यह वही भुट्टा तो नहीं जिसकी मुझे जरूरत है। सुनो, सच सच बताना, क्या तुमने ये भुट्टा अपने खेतों में उगाए हैं या फिर कोई यह जादुई भुट्टा तो नहीं? जी आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, ये जादुई भुट्टे हैं जो मुझे गाय ने उपहार में दिए थे। इतना बोलकर टुनटुनी मुखिया हरिया तोता को सारी बातें बता देती है और उसकी बात सुनकर हरिया तोता खुश होकर कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, लेकिन यह वही भुट्टा है जिसे मैं कब से तलाश कर रहा था, क्योंकि मेरी बेटी के हाथों कुछ साल पहले एक गाय की जान चली गई थी और उसी गाय के परिवार वालों ने गुस्से में आकर मेरी बेटी को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से आज तक मेरी बेटी कभी अपने बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाई और उसके वापस से सही होने का इलाज इसी भुट्टे को खिलाकर है। इसलिए तुम चलो मेरे साथ। फिर मुखिया हरिया तोता टुनटुनी और टुन्नू को अपनी बेटी के कमरे में ले जाता है, जहां उसकी बेटी हरी तोती बिस्तर पे पड़ी हुई थी। लेकिन मुखिया तोता जैसे उस भुट्टे को अपनी बेटी को खिलाता है, वैसे ही उसकी बेटी बिस्तर से खड़ी हो जाती है और ये देखकर मुखिया हरिया तोता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वाह टुनटुनी, ये सब तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हो पाया है, इसलिए वादे के अनुसार मैं तुम्हें सोने के आभूषण देता हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है, लेकिन कालू कौवे सुनकर जल भुन जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा उन पैसों से अपने लिए पक्का घर बनवाते हैं और जादुई भुट्टों की खेती करके उसे बरसात के मौसम में गांव में बेचते हैं। भुट्टे ले लो भुट्टे, गर्मा गर्म चटपटे भुट्टे ले लो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों के भुट्टे बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा सरपंच के खेतों में खेती किया करता था। कड़ी धूप में वो अपना पसीना बहाता, तब जाकर सरपंच उसे दिन के 100 रुपए दिया करता था। परंतु बाजार में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 100 रुपए से दिन का खर्चा चल नहीं पा रहा था। सूखी रोटी खाकर उन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा था। एक दिन सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है,
माँ, कितने दिन हो गए हैं हमने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है। आप प्लीज मेरे लिए मशरूम की सब्जी बना दो ना। महीना भर हो गया हमने मशरूम नहीं खाया है। बेटा, मुझे पता है तुम्हें मशरूम बहुत पसंद है, पर तुम जानती हो ना, घर में इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें मशरूम खिला सके। सरपंच जी भी तेरे बापू को मेहनताना नहीं दे रहे हैं। घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये तुम नहीं जानती बेटा। ये सुनकर सुनहरी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। फिर टुनटुनी अगले दिन अपनी पड़ोसन हरी तोती से कुछ पैसे उधार लेकर बाजार मशरूम लेने चली जाती है। लेकिन मशरूम के इतने महंगे रेट को सुनकर टुनटुनी बिना मशरूम लिए वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी को समझ नहीं आता कि अब वो घर में सुनहरी को क्या जवाब देगी। टुनटुनी रास्ते में जा रही होती है कि तभी एक पेड़ के पीछे से टुनटुनी को कोई 3-4 बार आवाज लगाता है। टुनटुनी को जब महसूस होता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। जब वो पीछे देखती है तो उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी उस पेड़ के पास पहुँच जाती है। उसे वहाँ पेड़ के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी। लगता है मेरा कोई वहम होगा। बाहर धूप भी तो कितनी तेज हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। टुनटुनी वहाँ से आगे जाने लगती है। तभी उसे फिर से आवाज आती है। तब टुनटुनी देखती है कि पेड़ के आसपास छोटे छोटे मशरूम लगे हुए हैं। उन मशरूम पर तो टुनटुनी की नजर पहले कभी गई ही नहीं थी। मशरूम को देखकर टुनटुनी को बहुत ही अच्छा लगता है और वो आवाज को अनदेखा करते हुए मशरूम को तोड़ लेती है और थैली में रखकर अपने घर वापस आ जाती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और रास्ते में मुझे बिना पैसों के ही मशरूम मिल गए। आज तो इन्हीं मशरूम के बड़े प्यार से सुनहरी के लिए सब्जी बनाऊंगी। टुनटुनी घर आकर मशरूम बनाने की तैयारी करने लग जाती है। टुनटुनी पेड़ से मशरूम तोड़कर लाई थी, इसलिए वो उन्हें अच्छे से धोने लगती है। धोते धोते मशरूम में से आवाज आती है, अरे इस तरह हमें मसल क्यों रही हो? हमें दर्द हो रहा है। इतनी देर से हम तुम्हें वहाँ आवाज लगा रहे थे, तुम तो हमें सुन ही नहीं रही थी और यहाँ हमें धो रही हो। हे भगवान, ये क्या? अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? कहीं कोई सपना तो नहीं? अरे ये मशरूम कैसे बोल रहे हैं? अरे तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, हम कोई मामूली मशरूम नहीं, बल्कि हम तो जादुई मशरूम हैं। जादुई मशरूम? क्या कहा? जादुई मशरूम ऐसा भला होता भी है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे नाच कर दिखाओ। टुनटुनी के इतना कहते ही वो मशरूम उछलने लग जाता है। ये देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और उन मशरूम को जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। मशरूम टुनटुनी से बातें करते हैं। उसके बाद टुनटुनी मशरूम को अपनी सारी परेशानी बताती है। फिर वो मशरूम अपनी जादुई शक्तियों से मशरूम की सब्जी वहाँ पर प्रकट कर देता है और वो सब्जी दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही होती है। सुनहरी और टुन्नू जब वापस घर आते हैं, फिर उसके बाद पूरा परिवार मिलकर एक साथ मशरूम की सब्जी खाते हैं। सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। माँ, ये मशरूम की सब्जी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे और मिल सकती है क्या? अरे हाँ भाग्यवान, मशरूम की सब्जी तो बहुत अच्छी है। तुमने तेल मसाला सब बहुत अच्छे से डाला है। उस दिन टुनटुनी का पूरा परिवार बहुत ही अच्छे से मशरूम की सब्जी खाते हैं। खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह उठकर वो लोग अपने घरों के कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे मशरूम खराब होने लगते हैं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम खराब क्यों हो रहे हो। मुझे लग रहा है कि अब तुम धीरे धीरे मुरझा रहे हो। मुझे तुम्हें वापस से धरती में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम एक बहुत अच्छी और दयालु चिड़िया हो। तुम मुझे अपने आंगन में लगा दो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें जिस भी चीज की आवश्यकता होगी तुम वो मुझसे मांग सकती हो। देखो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बाहर अपने आंगन में लगा देती हूँ, पर जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे जरूर मांगूंगी।
इतना कहकर टुनटुनी मशरूम को बाहर आंगन में लगा देती है और उन्हें पानी देती है। मशरूम फिर से हरा भरा हो जाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन सरपंच कड़कनाथ सेठ टुन्नू चिड़ा को काम से निकाल देता है और टुनटुनी के पास भी पैसे खत्म हो चुके थे। कुछ दिनों तक तो टुनटुनी दुकान से उधार सामान लाकर किसी तरीके से अपना गुजारा करती है, लेकिन उसके ऊपर इतना उधार चढ़ जाता है कि उसे चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ता है। वो बेघर हो गए थे। तभी वो आंगन में लगे मशरूम को देखने लगती है। अब हम क्या करें? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अब हम बेघर हो गए हैं। ये सब आंगन में लगा जादुई मशरूम सुन रहा होता है। तभी मशरूम अपनी जादुई शक्तियों से टुनटुनी के लिए एक विशाल मशरूम का घर प्रकट कर देता है और उसके साथ ही मशरूम की खेती भी कर देता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। ये सब देखकर टुनटुनी को मशरूम की याद आ जाती है। मैं जानती हूँ कि इस मशरूम की खेती और मशरूम का घर तुमने ही बनाया है। जादुई मशरूम, तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। मुझे माफ कर देना। टुनटुनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने कभी हमारा गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तुम जानती हो कि हम जादुई हैं, फिर भी तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, पर हमने यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, इसलिए यह सब हमने तुम्हारे लिए किया है। ठीक है जादुई मशरूम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो जादुई मशरूम वहाँ से गायब हो जाता है और टुनटुनी अपने परिवार के साथ जादुई मशरूम के घर में रहने लगती है और मशरूम के खेत से मशरूम बाजार में बेचकर वो अच्छे पैसे कमाते हैं।